वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कल हम ये कर रहे थे कि हम ये देख रहे थे कि मैप फंक्शन यूज़ करके हम टोकनाइज फंक्शन को उसमें से पास कर रहे थे और बैच इक्वल टू कर रहे थे। इसके अंदर आपके पास फर्दर जो है कुछ और पैरामीटर थे जो कि जैसा कि हम ये फर्दर इसमें से एक्सप्लोर कर रहे थे। नम प्रॉक का आर्ग्यूमेंट हम एक्सप्लोर कर रहे थे। तो नम प्रॉक आज हमने टेस्ट भी किया है, तो उससे बहुत फास्ट हो जाता है। टोकनाइजर बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। आपके अगर सीपीयू के ऊपर आपके कोर्स ज़्यादा है ना, तो आप आई थिंक एटलीस्ट कोर्स के इक्वलेंट इसको रख सकते हैं। बेसिकली जो आपके सीपीयू कोर्स हैं, 8 कोर्स हैं, 12 कोर्स हैं, तो नम प्रॉक को आप उतना ही रख दें तो आपके टोकनाइजर बहुत फास्ट हो जाता है। अगर आपका डेटा बहुत ह्यूज है तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा, वरना आप 10-10 घंटे ले जाता है टोकनाइजर ना, 10 घंटे भी लगा जाता है। अगर डेटा आपके पास ज़्यादा बड़ा हो तो ज़्यादा भी लगा सकता है, एक एक दिन भी लगा सकता है अगर डेटा ज़्यादा बड़ा हो तो। वालेकुम सलाम। तो हम आज हमने इसको एक्सपेरिमेंट भी किया है, ठीक है। We don't do this here because tokenizer library already uses multiple threads to tokenize our sample faster. But if you are not using fast tokenizer backed by this library, this could speed up your pre-processing. तो फास्ट टोकनाइजर अगर आप यूज नहीं कर रहे तो फिर आप नमप्रॉक यूज कर लें। अगर फास्ट टोकनाइजर यूज कर रहे हैं तो इसमें एक टोकनाइजर फास्ट टोकनाइजर भी है। तो यहाँ पे किसी जगह पे फास्ट टोकनाइजर एट फास्ट तो आपके ट्रेनिंग में एक जगह पे फास्ट टोकनाइजर जो है वो यूज होता है। अगर आप फास्ट टोकनाइजर यूज नहीं कर रहे तो आप फिर जो है ये यूज कर सकते हैं नमप्रॉक। तो अगर ऑलरेडी फास्ट टोकनाइजर है तो फास्ट टोकनाइजर के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो है टोकनाइजर फंक्शन जो है वो डिक्शनरी रिटर्न करता है। उसमें इनपुट आईडीज हैं, अटेंशन मास्क है, टोकन टाइप आईडीज हैं। So these 3 fields are added to all split of our data set. आपके पास ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट सबके साथ ये आपके इनके ये डेटा आपका आ गया टोकनाइजर इसके अंदर। ये आपका ट्रेन है, वैलिडेशन है, टेस्ट है, सबका आ गया, ठीक है। तो note that we could also have changed existing fields if our preprocessing function returned a new value of an existing key in the dataset to which we applied map. तो इसमें जो इसका मकसद है, अगर आपके पास जो है आप की जो है उसकी चेंज कर सकते हैं बेसिकली। अगर आपके यहाँ पे इसने चेंज कर दिया है ये वाला नाम, तो आप उसको खुद से चेंज कर सकते हैं, बेसिकली ये कह रहा है।
ये अब देखें, इस चीज को गौर करें. Note that we could also have changed existing field if our pre-processing function returned a new value for an existing key in the dataset to which we applied the map. The last thing we'll need to do is pad all the examples to the length of the longest element when we batch element together, a technique we refer to as dynamic padding. Dynamic padding जो है, तो batch is equal to में dynamic padding achieve नहीं हुई. तो डायनामिक पैडिंग जो है, दैट मीन्स बैच बाय बैच जो है वो पैडिंग डिफरेंट हो, यानी कि हर बैच की अपनी पैडिंग हो, उसको डायनामिक पैडिंग कहते हैं. तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से नहीं आ रही, यानी कि अगर आप बैच ट्रू कर दें तो ऑटोमेटिकली नहीं आ रही. जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, कि हम ये डिस्कस कर रहे थे शायद ये अगर बैच्ड इज इक्वल टू ट्रू है तो वो डायनामिक पैडिंग खुद ब खुद से आ रही है, लेकिन बेसिकली वो खुद ब खुद से नहीं आ रही. तो इसमें है आपका डायनामिक पैडिंग का टॉपिक. तो इसको मैं साउंड शेयर करता हूँ, इसको सुन लेते हैं. What is dynamic padding? In the batching inputs together video, we have seen that to be able to group inputs of different lengths in the same batch, we need to add padding tokens to all the short inputs until they're all of the same length. Here, for instance, the longest sentence is the third one, and we need to add 5, 2, or 7 pad tokens to the other sentences to have 4 sentences of the same length. When dealing with a whole dataset, there are various padding strategies we can apply. The most obvious one is to pad all the elements of the dataset to the same length, the length of the longest sample. This will then give us patches that all have the same shape, determined by the maximum sequence length. The downside is that patches composed from short sentences will have a lot of padding tokens, which will introduce more computations in the model we ultimately don't need. To avoid this, another strategy is to pad the elements when we batch them together to the longest sentence inside the batch. This way, तो ये वही बात जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि बैचिंग जो है, जो बैच है 10 का बैच है, अगर उसमें से जो सेंटेंस बड़ा है तो उसके मुताबिक पैडिंग हो जाएगी. ये नहीं होगा कि पूरे डाटा सेट के अंदर जो सबसे बड़ा सेंटेंस है तो उसके मुताबिक पैडिंग होगी. तो ये वही बात, इसको डायनामिक पैडिंग कहते हैं. Inputs will be smaller than the batch containing the longest sentence in the dataset. This will leave some nice speed up on CPU and GPU. इसमें इसका फायदा क्या होगा कि all batches will have the smallest size possible. यानी कि हर बैच का अपना साइज होगा, लेकिन वो मतलब स्मॉलर होगा, क्योंकि हमने मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस पूरे डेटा सेट के अंदर एक सेंटेंस बहुत बड़ा था. तो अब ये तो नहीं हो सकता कि हम सारे के सारे, अगर 1000 बैचेस हैं तो 1000 के 1000 बैचेस जो हैं वो सारे उसकी लेंथ के ऊपर आ जाएं. तो वो तो बहुत कंप्यूटेशनली जो है इनएफिशिएंट हो जाएगा और कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, क्योंकि आपका जो टेंसर है वो बहुत बड़े हो जाएंगे. तो इसलिए इसके जो हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि ऑल द बैचेस विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज. ठीक है, हर बैच की अपनी साइज होगा. कॉन्स क्या है इसके? डायनामिक शेप डोंट वर्क वेल ऑन ऑल एक्सेलरेटर्स. इसके जो है यानी कि हर जो आपके मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं या उसके जो एक्सेलरेटर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे एक्सेलरेटर, तो उसके ऊपर डायनामिक बैचिंग जो है, डायनामिक पैडिंग जो है वो वर्क नहीं करती. ठीक है. Is that all batches will then have different shapes, which slows down things on accelerators like TPUs. TPUs पे काम नहीं करेगा. both strategies in TPU जो है आपका टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जो TPU होता है, TPU को जो है ना आपके सारे जो टेंसर्स हैं वो इक्वल शेप में चाहिए होते हैं.
तो TPU पे काम नहीं करेगा, GPU पे काम करेगा डायनामिक पैडिंग वाला। Practice. We have actually seen how to apply fixed padding in the datasets overview video. When we preprocess the Armor PC dataset, after loading the dataset on Tokenizer, we apply the tokenization to all the dataset with padding and truncation to make all samples of length 128. As a result, if we pass this dataset to a PyTorch data loader, we get patches of shape patch size, here 16, by 128. To apply dynamic padding, we must defer the padding to the patch preparation. तो ये जो पहली वाली So we remove एग्जांपल that की है उसने, तो आप यहाँ देखें कि इसमें जो है ये डायनामिक पैडिंग नहीं की, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो है आपकी सिंपल पैडिंग की है। इसके अंदर डेटा सेट लोड किया, टोकनाइजर ऑटो किया, ये किया, और उसके बाद एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर ये टोकनाइजर एग्जांपल सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 पैडिंग इज मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ मतलब उसने आपने फिक्स किए कि मैक्सिमम लेंथ 128 रखनी है सेंटेंस की। जो उससे छोटे होंगे वो 128 तक आ जाएंगे, जो बड़े होंगे वो ट्रंकेट हो जाएंगे, यानी ये ट्रंकेशन हो जाएगी उसकी, और छोटे जो हैं सारे के सारे वो 128 तक आ जाएंगे। तो आपके ये जो है डायनामिक नहीं है। जब आपने इसको मैप किया और आपने इसको टोकनाइज किया, और आपने यहाँ पे देखें ये रिनेम भी किया है, ठीक है। तो इधर जब आपने इसको फीड किया है ये सेंटेंस 1 एग्जाम्पल सेंटेंस 2, ठीक है, और डॉट मैप किया टोकनाइज फंक्शन रॉ डेटा सेट को, रॉ डेटा सेट डॉट मैप टोकनाइज फंक्शन बैच इक्वल टू ट्रू। जब ये किया है तो आपके पास आप क्या कर रहे हैं कि टोकनाइज डेटा सेट्स के अंदर से अनवांटेड चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर रहे हैं। अब अनवांटेड चीज़ें जो है हमें उसकी IDX यानी उसका जो इंडेक्स है वो नहीं चाहिए, वो रिमूव कर दिया है। सेंटेंस जो इंग्लिश में आ रहे हैं हमें वो नहीं चाहिए, वो रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। ये आपने कॉलम नेम्स जो हैं वो रिमूव कर दी, ठीक है, ये रिमूव हो गए। उसके बाद आपके पास जो है, अगर आप इसको प्रिंट करके देखें टोकनाइज डेटा सेट्स को, तो आपके पास लेबल कॉलम आ रहा होगा, लेबल। तो लेबल को अभी उसने हमें बताया है कि आप रीनेम कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अगर इसने आपको एक डिफरेंट नेम दिया है कॉलम का, तो आप उसको खुद से रीनेम कर सकते हैं। तो आपने क्या किया है, आपने फर्ज किया इसको पहले प्रिंट करके देखा है, तो उसमें आपके ये आपको नजर आएगा कि भाई लेबल है, तो आपने उसको लेबल्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब आपके पास जो है और जो है टोकनाइज्ड डेटा सेट जो है आपने टॉर्च टेंसर को आपने कन्वर्ट कर दिया, इसके टॉर्च टेंसर आए। तो ये आपका टोकनाइज्ड डेटा सेट हो गया। अब इसमें आगे फर्दर जो है इसी के ऊपर वो करेगा। If we pass this dataset to a PyTorch data loader, we get patch. डेटा लोडर से आप जो है डेटा लोडर का आपने API इंपोर्ट किया है क्लास, तो आप डेटा लोडर से डेटा को देखना चाह रहे हैं जो कि आपने टोकनाइज डेटा सेट जो आपने बनाया ये वाला, ठीक है, ये इसमें से डेटा को लोड करके देखना है अब, ठीक है। अब हम इसको अच्छा, तो ये आपने जो हमने बनाया है इसमें से आपका जो बैच वो जो मतलब निकले हैं सेंटेंस आपका वो है टोकनाइज हुआ है ना ये सारा, ठीक है। तो अब जो है हम इसको देखना चाह रहे हैं
फर्दर यानी कि इसको एग्जामिन करना चाह रहे हैं कि इस कैसे किस फॉर्मेट में आया, किस शेप में आया, इस तरीके से। तो As a result size, अब here, आप ये देख रहे हैं कि वो आपने एक डाटा लोडर की आपने एक क्लास को इंपोर्ट किया, डाटा लोडर की क्लास इंपोर्ट की है, और हमने एक लोडर बनाया है ट्रेन डाटा लोडर को यहाँ रखा है, और टोकनाइज डेटा सेट। अब आपका जो वो यहाँ पे था पीछे, ये वाला, इसके अंदर बेसिकली आपका ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट तीनों चीजें थी, ठीक है। तीनों चीजें आपकी बन के आई थी, जैसे हम पहले भी देख रहे थे। तो उसमें अब आप 520. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे आपने ट्रेन का सेक्शन लिया, इसका सिर्फ ट्रेन वाला लिया, ठीक है। ये ट्रेन लिया है, और बैच साइज इज इक्वल टू 16, शफल इज इक्वल टू ट्रू। अब बेसिकली क्योंकि हमने इसको सिंपल यानी बैचिंग की है विदाउट डायनामिक बैचिंग, जो अभी डायनामिक बैचिंग हमने नहीं की बेसिकली, ठीक है। तो आप देखना चाह रहे हैं कि हर बैच का साइज क्या है, ठीक है। ये तो आपने मतलब 16 के बैच लिए, तो बेसिकली आप देखना चाह रहे हैं कि जो टोकन लेंथ है हर मतलब बैच की है वो कितनी आ रही। तो 128 आ रही है ना सबकी, क्योंकि हमने मैक्सिमम लेंथ पीछे जो रखी थी वो 128 रखी थी। तो आपका सारे का सारा डेटा जो है वो हर सेंटेंस जो है 128 की लेंथ पे आ गया, और जो बड़ा था वो ट्रंकेट हो गया। तो अब हमने इसको देखना चाह रहे हैं, इसको बेशक आप 16 कर दें या 8 कर दें, जो मर्जी कर दें, तो जहाँ पे जो आएगा ना ये 128 ही आएगा हर जगह, ठीक है। तो आपने ये बना लिया एक ये जनरेटर बना लिया ये, ठीक है। ये जनरेटर है बेसिकली, जो हम आइटरेटर जनरेटर जो पढ़ते रहे। तो आपके पास फॉर स्टेप बैच इन एन्यूमरेट डाटा ट्रेन डाटा लोडर प्रिंट बैच इनपुट डॉट शेप इफ स्टेप इज ग्रेटर देन 5 ब्रेक। तो आप पहले पांच बैच को उठा के ला रहे हैं इस जनरेटर में से। तो आप उसकी जो है इनपुट आईडीज जो हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। इनपुट आईडीज देख रहे हैं जो कि उसकी उसने कन्वर्ट किया है वर्ड्स को नंबर्स में, ठीक है। तो आपके पास 16 सेंटेंस और उस 128 हर एक की एक जो लेंथ है वो 128 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वी कैन देन यूज आवर डेटा सेट इन अ स्टैंडर्ड पाइटॉर्च डाटा लोडर एज एक्सपेक्टेड वी गेट बैचेस ऑफ फिक्स शेप, ठीक है। आपके पास फिक्स शेप्स आ रही हैं, क्योंकि पहले हम अभी तक हमने डायनामिक पैडिंग यूज नहीं की, ठीक है। तो अब डायनामिक पैडिंग यूज करने जा रहे हैं आगे। 28. To apply dynamic padding, we must defer the padding to the batch preparation. So we remove that part from our tokenize function. We still leave the truncation part so that inputs that are bigger than the maximum length accepted by the model, usually 512, get truncated to that length. Then we pad our samples dynamically by using a data collator. अब यहाँ पे जो है बैच करने के लिए जो डायनामिक बैच, ये देखें, ये जो है हर सेंटेंस की जो वर्ड्स की लेंथ जो है वो डिफरेंट आ रही है, ठीक है। इसकी 77 है, इसकी 8। इसका मतलब है जो ये बैच बना था उसके अंदर जो है लेंथ जो थी वो एक मैक्सिमम जो थी सेंटेंस की वो 77 थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ रहा है। तो पहले आप यहाँ देखें कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, पहले तो ये देखें। तो यहाँ आपको याद होगा कि हमने यहाँ ट्रंकेशन ट्रू थी, ठीक है, और पैडिंग ट्रू थी, और क्या था,
padding is max length, truncation true, max length is equal to 128. तो ये आपका था जिस केस में आप जो है सारे बैचेस को इक्वल लेंथ के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ये तरीका जो है आपका TPU पे चलेगा। अगर आपने इसको कभी टेस्ट करना है तो TPU पे अगर करना है तो TPU पे आराम से चलेगा, क्योंकि TPU एक्सपेक्ट करता है हर बैच की जो लेंथ है हर आपके पूरे डाटा सेट में जो है वो सेम टू सेम हो, हर बैच की लेंथ सेम हो। तो ये था आपका विदाउट डायनामिक पैडिंग। लेकिन आपका जो डायनामिक पैडिंग वाला तरीका है उसके अंदर जो है आपका यहाँ पे सिर्फ ट्रंकेशन इज इक्वल टू ट्रू है, बाकी जो चीजें हैं वो गायब हैं इधर से, ठीक है। और इसमें आपने बैच इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही आ गया, तो ये चीज वही आ गई, ठीक है। टोकनाइज डेटा सेट अब ये आपका बन गया इधर। अब इसमें आपने जो है फर्दर डेटा कोलेटर जो है ना वो यूज करना है, डेटा कोलेटर विद पैडिंग, ठीक है। तो ये है आपका जो असल चीज जो है ना, जो कि आपके अनइक्वल बैचेस जो है वो लेके आएगा। ये चीज जो है डेटा कोलेटर आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है, और डेटा कोलेटर इज इक्वल टू डेटा कोलेटर विद पैडिंग, और इसके अंदर आपने वही टोकनाइजर डाला है जो पीछे था, ये वाला, ठीक है, ये वाला। इस टोकनाइजर को आपने उधर डाला है, इधर, ठीक है। और उसके बाद आपने ट्रेन डाटा लोडर को जो है आपने उसमें से टोकनाइज डेटा सेट्स ट्रेन बैच साइज इज इक्वल टू 16, शफल इज इक्वल टू कोलेटर फंक्शन इज इक्वल टू डाटा कोलेटर। अब बेसिकली ये सारा कमाल इसका है डाटा कोलेटर का। डाटा कोलेटर का जो है ना ये फंक्शन जो हमने ये बनाया है, ये इस टोकनाइजर के ऊपर जो है अपना अप्लाई होगा, और उसके अनइक्वल जो बैचेस जो हैं वो उसके हिसाब से वो लेके आएगा उसको, ठीक है। मिसाल के तौर पे पहला बैच था जो 16 सेंटेंस थे पहले, उसके अंदर जो सबसे बड़ा सेंटेंस था वो 77 लेंथ का था। तो उसने क्या किया कि सारे जो 16 के 16 थे उनको पैड कर दिया है और 77 के बराबर ले आया है। अगला जो था ये सारा इसका कमाल है, डाटा कोलेटर का कमाल है, ठीक है। तो अगला जो सेंटेंस था वो 80 का, उसमें से एक सेंटेंस था जो ऐसा था जिसकी मैक्सिमम लेंथ 80 थी, तो वो सब छोटों को इसके बराबर ले आया है। तो इस तरीके से जो है ये डिफरेंट साइजेस के जो हैं आपके ये बन गए टेंसर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको प्रिंट करा के देख लिया। Classes in तो the आप देख रहे Transformers हैं कि library each batch then has a different size, ये देखें, but there is no needless padding। यानी कि needless padding का मतलब ये है कि आपने बड़ी पैडिंग जो है यानी कि आपके टेंसर बहुत बड़े हो गए थे पीछे, जिसके अंदर डायनामिक पैडिंग नहीं थी, फिक्स पैडिंग थी, तो आपके सारे के सारे टेंसर जो है वो इक्वल साइज के यानी कि 128 साइज के हो गए। तो आपके जो कंप्यूटेशन है, जीपीयू पावर है वो ज़्यादा यूज होगी। लेकिन इस केस में जो है वो इस तरह नहीं होगा, ठीक है। are responsible for applying all the final preprocessing needed before forming a batch. Here, data collator with padding will pass the samples to the maximum length inside the batch of sentences. We pass it to the PyTorch data loader as a collate function, then observe that the batches generated have various lengths, all way below the 128 from before. Dynamic batching will almost always be faster on CPUs and GPUs, so you should apply it if you can. Remember to switch back to fixed padding, however, if you run your training script on TPUs or need batches of fixed shapes. तो यही कह रहे हैं कि अगर आप TPU पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट पे अगर कर रहे हैं तो आप फिक्स पैडिंग यूज करें। अगर आप CPU या GPU पे कर रहे हैं तो आप डायनामिक यूज करें, ये बहुत ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है। एक तरीका ये भी हो गया, आप अगर यानी कि टोकनाइजेशन वगैरह को
फास्ट करना चाहते हैं, बल्कि ना सिर्फ टोकनाइजेशन को, बल्कि आप जो आपके जो जीपीयू की ट्रेनिंग है अगर उसको भी फास्ट करना चाहते हैं, टोकनाइजेशन भी फास्ट होगी और जीपीयू के ऊपर जो ट्रेनिंग है वो भी फास्ट होगी अगर आप डेटा कोलेक्टर विद पैडिंग के फंक्शन को यूज करके आप इसको करेंगे। तो ये आपके डायनामिक साइजेस आएंगे आपके इस तरह के। तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। द फंक्शन दैट इज responsible for putting together samples inside a batch is called collate function। यही हम जो डेटा कोलेटर का जो फंक्शन देख रहे थे, तो ये बेसिकली ये है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, यानी कि बैच सैंपल्स को जो अनइक्वल बैचेस जो हैं वो बनाने के लिए ये सबसे, यानी कि ये सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। इट्स एन आर्गुमेंट यू कैन पास व्हेन यू बिल्ड अ डेटा लोडर। जब आप डेटा लोडर बना रहे होते हैं तो उससे पहले आप जो है इसका डेटा कोलेक्टर का एक फंक्शन बनाते हैं। The default being a function with that will just convert your sample to PyTorch tensors and concatenate them recursively in your elements if your elements are list, tuples or dictionaries। तो अगर आप इसको जो है अगर आप इसमें जो है इसको नहीं बनाते, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो काम करेगा वो सिर्फ यही करेगा कि आपके लिस्ट और टपल और डिक्शनरी को जो है आपके पाइटॉर्च टेंसर में कन्वर्ट करके आपको देगा। This won't be possible in our case since the input we have won't all be the same size. We have deliberately postponed the padding to only apply if it as necessary on each batch and avoid having over long inputs with a lot of padding। ठीक है, यही बात आ गई कि हम अवॉइड करना चाह रहे हैं कि अननेसेसरी पैडिंग जो है, लॉन्ग पैडिंग आ जाएगी हर सेंटेंस की, तो सेंटेंस की बैचेस की, तो वो हम अवॉइड कर रहे हैं। दिस विल स्पीड अप द ट्रेनिंग बाय क्वाइट अ बिट। ठीक है, ट्रेनिंग की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। बट नोट दैट इफ यू आर ट्रेनिंग ऑन अ टीपीयू, अगर आप टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट पे टीपीयू पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। ठीक है, टीपीयू प्रेफर फिक्स्ड शेप्स, यानी टीपीयू जो है हमेशा आपके फिक्स्ड शेप टेंसर्स को एक्सेप्ट करेगा इवन व्हेन दैट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा पैडिंग। ठीक है, टू डू दिस इन प्रैक्टिस वी हैव डिफाइंड अ कोलेक्टर फंक्शन। ये हमने अब कर चुके हैं, ठीक है, उधर उसी एग्जांपल में। तो ये हमने कोलेक्टर फंक्शन बनाया है और डेटा कोलेक्टर विद पैडिंग, और इसके अंदर से टोकनाइजर को हमने गुजार दिया है। ठीक है, to test this new toy, let's grab few samples from our training set and we would like to batch together। Here we can move basically जो है ये आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो हमने ये उसको उधर कर लिया है, इसीलिए बड़े अच्छे तरीके से कर लिया। ठीक है, तो ये जो है कोलेक्टर को हमने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया है। तो इसमें कोई चीज रह तो नहीं गई कोलेक्टर के अंदर जो हमने इसको किया है, समझा है? हेलो हेलो The trainer API. The Transformers library provides a trainer API that allows you to easily fine-tune Transformers models on your dataset. The trainer class takes your datasets, your model, as well as the training hyperparameters, and can perform the training on any kind of setup: CPU, GPU, multiple GPUs, TPUs. It can also compute the predictions on any dataset, and if you provided metrics, evaluate your model on any dataset. It can also handle final data processing, such as dynamic padding, as long as you provide the tokenizer or a given data collator. अभी तक जो इसने यहाँ तक जो इसने डिस्कशन की है वो ये है कि ट्रेनर एपीआई जो है आपको एक पूरे का पूरा एक पैकेज बना के देता है। ठीक है, उसके अंदर हाइपर पैरामीटर्स भी इंक्लूड करता है,
उसके अंदर मैट्रिक्स भी होता है, यानी इवेल्युएशन मैट्रिक्स, यानी क्या है, मिसाल के तौर पे लॉस फंक्शन, लॉस है, या मीन एब्सोल्यूट एरर है, या मतलब एक्यूरेसी है, या F1 स्कोर है। यानी ट्रेनर एपीआई आपको पूरे का पूरा मैट्रिक वो देता है, खुद ब खुद उसमें इंक्लूड होता है। इसके बाद डाटा कोलेटर भी उसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं, टोकनाइजर भी उसके अंदर आ सकता है, वैलिडेशन डाटा सेट, ट्रेनिंग डाटा सेट, आप हर चीज़ जो है आप उसके अंदर आप ट्रेनर एपीआई के अंदर आप डाल सकते हैं। तो आपको हर चीज़ अलहदा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जैसे हम अब तक करते आए हैं, एक एक चीज़ को हम वो डिफाइन करते थे, फिर एक एक चीज़ को हम करते थे अलहदा से। तो ट्रेनर एपीआई जो है वो हर चीज़ उसके अंदर जो है रेडी टू यूज़ उसके अंदर है, आप उसके अंदर अपना भी डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और वो उसमें आप कोलेटर भी डाल सकते हैं, टोकनाइजर भी डाल सकते हैं, एवरीथिंग, हाइपर पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उससे आप इवेल्युएशन, प्रिडिक्शन भी करवा सकते हैं, ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये सपोर्ट करता है। तो आपके पास जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रेनर एपीआई आपको प्रोवाइड करता है, पायटॉर्च के लिए भी करता है, और टेंसर फ्लो के लिए भी आपको ये ट्रेनर एपीआई प्रोवाइड करता है। We'll try this API in the MRPC dataset, since it's relatively small and easy to preprocess. As we saw in the datasets overview video, however we can preprocess it. We do not apply padding during the preprocessing, as we will use dynamic padding with our data collector with padding. Note that we don't do the final steps of renaming, removing columns, or set the format to torch tensors. The trainer will do all of this automatically for us तो ये by जो हमने analyzing the किया model's है सारा signature. कुछ, तो ये एक एक स्टेप किया है, ठीक है। जो हमने पहले किया ये वही है। पहले हमने डाटा सेट लोड किया, फिर हमने बर्ड बेस के ये किया, फिर ये अपना टोकनाइजर डिफाइन किया, फिर हमने उसका फंक्शन बनाया, और ये सारी चीज़ें। ट्रेनर एपीआई जो है हमें ये सारा जो है ऑटोमेटिकली आगे करके देगा, ठीक है। The last step before creating the trainer are to define our model and some training parameters. We saw how to do the first in the model API video. For the second, we use the training argument class. It only takes a path to a folder where results and checkpoint will be saved. But you can also customize all the hyperparameters the trainer will use: learning rate, number of training epochs, etc. It's then very easy to create a trainer and launch a training. This should display a progress bar, and after a few minutes, if you're running on a GPU, you should have the training finished. The result will be rather anticlimactic, however, as you will only get a training loss, which doesn't really tell you anything about how well your model is performing. This is because we didn't specify any metric for the evaluation. To get those metrics, we'll first gather the predictions on the whole evaluation set using the predict method. It returns a named tuple with three fields: prediction, which contains the model predictions, label IDs, which contains the labels if your dataset had them, and metrics, which is empty here. We're trying to do that. The predictions are the logits of the models for all the sentences in the dataset, so an array of shape 408 by 2. To match them with our labels, we need to take the maximum logit for each prediction to know which of the two classes was predicted. We do this with the argmax function. Then we can use the metrics from the datasets library. It can be loaded as easily as a dataset with the load metric function, and it returns the evaluation metric used for the dataset. We can see our model did learn something, as it is 85.7% accurate. To monitor the evaluation metrics during training, we need to define a compute metric function that does the same step as before. It takes a named tuple with predictions and labels, and must return a dictionary with the metrics we want to keep track of. By passing the epoch evaluation strategy to our training arguments, we tell the trainer to evaluate at the end of every epoch. Launching a training inside a notebook will तो ये देख लें, अभी ये डिस्कस करते हैं दोबारा से। evaluate at the end of every epoch. Launching a training inside a notebook will then display a progress bar and complete the table you see here as you pass every epoch. तो यहाँ से
अब इसमें जो है हमने ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन जो है ये किया, ये आपका मॉडल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है जैन ये जो है ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स में से ये टेस्ट ट्रेनर है, ये क्या है, कोई सर आइडिया इसकी है? नोटबुक सर इसकी नोटबुक दी हुई है, वो रन करेगा। एक मिनट। तो अब जो है हम यहाँ पे Customize all the upper parameters. यहाँ पे आपने फर्दर हाइपर पैरामीटर्स जो है वो अगर आप नहीं स्पेसिफाई करते तो वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो है वो लेगा। यानी कि ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स की जो क्लास है, ये वाली क्लास जो इंपोर्ट की है, पाथ तो आपने देना ही देना है, वो तो आपको देना ही होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता, वो आपने देना है। वो दे दिया आपने, तो बाकी चीज़ें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा कि उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मौजूद हैं। अगर आपने अपनी करनी है तो ये हाइपर पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो ये वाले हाइपर पैरामीटर आप अपने दे सकते हैं पर डिवाइस ट्रेन बैच साइज, यानी कि आपकी जो जीपीयू के ऊपर ट्रेनिंग बैच जाएगा वो कितने सेंटेंसेस का हो, ठीक है, 16 का हो, 32 का हो, 64 का हो, इस तरीके से। और उसके बाद जो आपका वैलिडेशन डाटा होगा, वैलिडेशन के डाटा के कितने बैच आपके सेंटेंसेस का बैच जाना चाहिए वैलिडेशन के लिए, वो आपका 16 इसने रख दिया, मिसाल है, ये आपके अपने पर डिपेंड करता है। ईपॉक आपने कितने चलाने हैं, 5 चलाने हैं, 1 चलाने हैं, 2 चलाने हैं, कितने चलाने हैं, ठीक है। लर्निंग रेट क्या रखना है, और वेट डिके जो है वो आपका वेट्स डिके जो है वो कितना करना है, उसका रेट ऑफ डिके जो है वो क्या रखना है वेट्स का। तो मिसाल के तौर पे यहाँ उसने जो है 1% रखा हुआ है, ठीक है, 1% रेट डिके, वेट डिके, सॉरी। तो ये जो है ये ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स आपने इधर डाल दिए, ठीक है। इसके आगे फर्दर हम आगे जाते हैं। Parameters the trainer will use: learning rate, number of training epochs, etc. अब It's then जो very है easy to create a trainer and launch a training. पिछले स्टेप में हमने This should display a बनाया है property. ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो अब जो है हमने क्लास इंपोर्ट की, उसका नाम है ट्रेनर। ट्रेनर क्लास इंपोर्ट की, ट्रेनर इज इक्वल टू ट्रेनर, और उसके अंदर हमने मॉडल डाला। मॉडल जो है बेसिकली ये वही मॉडल है जो हमने पीछे इस स्टेप में यहाँ Or मॉडल ये वाला मॉडल, setting up ठीक है, parameters. ये वाला मॉडल जो है आपने उधर डाल दिया, ठीक है। ये मॉडल आ गया, ट्रेनिंग आर्ग्स आ गए, ठीक है। और ट्रेनिंग डेटा सेट, टोकनाइज डेटा सेट ट्रेन, तो उसका ट्रेनिंग पार्ट, इवैल्यूएशन डेटा सेट, टोकनाइज डेटा सेट उसका वैलिडेशन पार्ट, डेटा कोलेटर वो आपका जो डेटा कोलेटर का जो फंक्शन बना हुआ है वो, ठीक है। एक्चुअली ये जो सारा जो ट्रेनर बन गया, दैट मीन्स ये ऑलरेडी आपका जो है इफ एफिशिएंट टोकनाइजेशन करेगा। क्यों बोला? क्योंकि आपने इधर डाटा कोलेटर डाला है। अब बेसिकली ट्रेनर जो है वो हर चीज़ को यानी कि देख रहा है, हर चीज़ को हैंडल कर रहा है, वो डाटा कोलेटर को भी हैंडल कर रहा है, वो आपका डायनामिक पैडिंग को भी हैंडल कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से वो बैच ट्रू और डायनामिक पैडिंग और ये हर चीज़ को वो ट्रेनर खुद ब खुद हैंडल कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो आपके पास ये ट्रेनर का जो है ना, ये आपके पास एक ये बन गया एक इंस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद आपने जब स्टार्ट करनी है ट्रेनिंग, तो आपने सिर्फ लिखना है ट्रेनिंग डॉट ट्रेन। तो जैसे ही ट्रेनिंग डॉट ट्रेन लिखेंगे तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। The result will be rather anticlimactic, however, as you will only get a training loss, which doesn't really tell you anything about how अब well your आपके model is पास performing. यहाँ पे जो है इवेल्युएशन, अभी तक आप इस वक्त आप ब्लाइंड हैं,
आपको पता नहीं है कि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप बिल्कुल ब्लाइंड चल रहे हैं, ठीक है। तो इवेल्यूएशन कैसे करेंगे मॉडल की, ठीक है। तो इसके अंदर हम इवेल्यूएशन मैट्रिक्स भी डाल सकते हैं ट्रेनर के अंदर, ठीक है। तो सर डाटा फ्लोटर क्या काम कर रहा है? Because जी? we तो didn't सर फिर जी, डाटा अम, फ्लोटर मुझे नहीं समझ रहा है। आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? हेलो, जरा सर ऊंचा मैं बोल। कह रही हूँ डाटा क्लटर इस टाइम पे यहाँ क्या काम कर रहा है फिर? आप लेट तो नहीं आई? थोड़ा सा लाइट चली गई थी। अच्छा अच्छा। सर हमने इसकी बड़ी डिटेल से किया था। हाँ जी जी, बताएं क्या बात? ओके। सर इसकी नोटबुक पड़ी हुई है, 2-3 हाँ सेल में होगा सारा कोड इसका ना। तो डाटा मतलब हगिंग फेस से डाटा आने से लेकर ट्रेनिंग के लॉस तक जो है टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च दोनों की नोटबुक पड़ी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त है। आप उसे चलाएँ, उसकी प्रेडिक्शन भी आ जाएगी, कोड भी आ जाएगा सारा, बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम इन्होंने दी हुई है। वो आप एक दफ़ा वो रन करें। वो असल में ये कि ये थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलता है ना। जैसे अब यहाँ पे वो बता रहा है कि हमें जो है इवेल्युएशन भी जो मिसाल है करनी है, तो अभी यहाँ पे इवेल्युएशन मैट्रिक नहीं है ना। तो जी, इवेल्युएशन मैट्रिक कैसे डालेंगे और वो कैसे शो करेगा, तो फिर हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं अभी जाके, उसी को करेंगे। अच्छा, तो ठीक है। ये जो है specify any metric for the evaluation. To get those metrics, we'll first gather the predictions on the whole evaluation set अब आपके using पास the predict method. अगर मैनुअली करना हो आपने, ठीक है, मैनुअली कैसे करेंगे? आपने ट्रेनर का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वही लेके उसको डॉट प्रिडिक्ट करेंगे। ये मैनुअली तरीका है, मैनुअली, ठीक है। यानी कि ट्रेनर के होते हुए भी आप मैनुअली कर रहे हैं। तो ट्रेनर डॉट प्रिडिक्ट टोकनाइज डेटा सेट वैलिडेशन, आपने वैलिडेशन डाल दिया। अब देखें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम वो पिछले चैप्टर में क्या कर रहे थे, तो डॉट डिकोड कर रहे थे, टू टोकन आईडीज कर रहे थे, पता नहीं वो हम क्या बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे थे। तो अभी आप सिर्फ यह यहाँ से क्या कर रहे हैं, ट्रेनर डॉट प्रिडिक्ट टोकनाइज डेटा सेट वैलिडेशन डाला, यानी कि इसके ऊपर हमने प्रिडिक्शन लेनी है। अब आप देख रहे हैं कि प्रिडिक्शंस डॉट शेप, ठीक है। आपके पास क्या आई, 408 जो है ना आपके वैलिडेशन डेटा सेट में 408 सेंटेंस है, और उसकी ना दो वो आए हैं, मतलब लॉजिट्स आए हैं यहाँ पे। और लेबल्स आईडीज डॉट शेप, तो आपके पास लेबल जो है वो इस तरीके से एक वेक्टर आया है। अच्छा, अब इसको अगर आप देखें, It returns an M tuple with 3 fields: prediction, which contains the model predictions, label IDs, which contains the labels if your dataset had them, and तो यहाँ metrics, पे which लेबल is आए, empty इधर here. यहाँ We're लेबल आए trying to हैं do और यहाँ पे प्रेडिक्शन आई है, ठीक है। लेबल का मतलब आई थिंक क्या होगा, लेबल का मतलब होगा कि वो सेंटेंस जो है वो सेम है या नहीं है, वो क्या नाम था उसका। तो इस तरह के वो आपके लेबल हैं। अब आप इसको अगर जो आपके ये जो है असल में ये लॉजिट्स हैं, लॉजिट्स, ठीक है, लॉजिट्स। that. The predictions are the logits of the models for all the तो sentences आपके in the पास ये dataset. लॉगिट्स So हैं, in जैसे हमने Biorate, पहले लॉगिट्स पढ़े थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होते हैं जो कि -1 से +1 के दरमियान में, यानी कि आसपास होते हैं, 0 के करीब होते हैं, तो वो लॉजिट्स कहलाते हैं। अब उन लॉजिट्स में से आपने या तो सॉफ्ट मैक्स लगा के, या फिर आप क्या लगाते हैं, सॉफ्ट मैक्स के जरिए या एनपी आर्ग मैक्स के जरिए जो है वो लेते हैं कि भाई कौन से वाला बड़ा है, तो उसका इंडेक्स आ जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि इसका जो प्रेडिक्शन है वो क्या ही है। of shape 408 by 2. To match them with our labels, we need to take the maximum logit for each prediction to know which of the two classes was predicted. We do this with the argmax function. Then we can use the metrics from the datasets library. It can be loaded as easily as a dataset with the load metric function, and it returns the evaluation metric used for the dataset. We can say our model did learn something,
as it is 85.7% accurate. ये बड़ी अहम बात है, ठीक है। ये बेसिकली ज़रा लोअर लेवल पे देखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ना पता चले। अब इसमें ये देखें, लोड मैट्रिक का एक फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। ये हम मैनुअल कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें अभी मैनुअल कर रहे हैं। तो लोड मैट्रिक का एक फंक्शन यूज़ किया है हमने, ये मैनुअल चीज़ें सारी कर रहे हैं। अब आपने लोड मैट्रिक किया, लोड मैट्रिक का मतलब है कि कोई भी डाटा सेट है ना हगिंग फेस के ऊपर, उसका उन्होंने मैट्रिक भी साथ बना के वहाँ रखा हुआ है, उसके रेपोजिटरी में वहाँ बना के रखा हुआ है। तो जैसे आपने डाटा सेट लोड किया है पहले, उसी तरीके से आप उसका मैट्रिक भी लोड कर सकते हैं, यानी कि उसका मैट्रिक जो है वो किस शक्ल में पड़ा हुआ है, वो आपका इस शक्ल में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसमें तो उसको लोड कैसे करते हैं, लोड मैट्रिक ग्लू MRPC, उसका मैट्रिक लोड किया, ये मैट्रिक आ गया, ठीक है। और प्रेडिक्शंस जो हैं np.argmax predictions एक्सिस -1, तो आपके पास जो मिसाल है जो लिस्ट है या जो एरे है उसमें से जिसका जो इंडेक्स बड़ा, जिसकी वैल्यू बड़ी है तो वो आ जाएगा। और मैट्रिक डॉट कंप्यूट, अब आपके जो मैट्रिक है उसको मैट्रिक डॉट कंप्यूट प्रेड्स रेफरेंसेस प्रेडिक्शंस डॉट लेबल आईडीज, तो आपके पास जो है ये कंप्यूट होके यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल गई। इसमें आपके पास मैट्रिक में जो है ना एक्यूरेसी थी और F1 स्कोर था। ये अब हमने सारा मैनुअली किया, बेसिकली मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमने इसलिए किया कि हमें थोड़ा सा इंसाइट हो जाए कि कैसे काम कर रहा होता है पीछे ना लोड मैट्रिक, कैसे काम, ट्रेनर भी जो है वो इसी तरह से ऑटोमेटिकली करेगा, लेकिन वो सब कुछ ये यहीं से करके आएगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं आगे। To monitor the evaluation metrics during training, we need to define a compute metric function that does the same step as before. कंप्यूट मैट्रिक अब आपने यहाँ पे खुद से डिफाइन करके फिर हमने उस कंप्यूट मैट्रिक को ट्रेनर के अंदर डाल दिया। तो ये आप यहाँ पे आपने किया इसको, ये कंप्यूट लोड मैट्रिक किया पहले, और लोड मैट्रिक करके फिर आपने कंप्यूट मैट्रिक्स जो है इसका ये फंक्शन बनाया, लॉजिट्स लेबल्स इवैल्यूएशन प्रेडिक्शंस, आप प्रेडिक्शंस np.argmax, वही आपके लॉजिट्स आ गए। वही वाला काम जो है ना आपने यहाँ पे करके ये फंक्शन बना के इस फंक्शन को जो है इसके अंदर ट्रेनर के अंदर डाल दिया इधर, ये वाला, ठीक है। तो फिर आपका जो है वो ट्रेनिंग के दौरान ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्यूट इसको करेगा, ठीक है। तो ये देखते हैं। It takes a name tuple with predictions and labels and must return a dictionary with the metrics we want to keep track of. By passing the epoch evaluation strategy to our training arguments, we tell the trainer to evaluate at the end of every epoch. तो ये आपकी जो इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी है, यानी कि इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी जो है ये इपॉक होता है या स्टेप्स होते हैं, जैन स्टेप होते हैं ना, स्टेप भी होते हैं, स्टेप्स, इस तरह स्टेप्स भी डाल सकते हैं इधर, और इपॉक भी डाल सकते हैं। इपॉक स्टेप्स और इसके अलावा नंबर्स भी होते हैं, वैल्यूज दी जाती है। अच्छा, तो अगर आपके पास अगर आप स्टेप्स डालेंगे तो वो यानी कि ट्रेनिंग स्टेप्स के बाद वो आपको यहाँ पे फिर स्टेप्स की वैल्यू भी देनी, मेरे ख्याल यहाँ पे स्टेप्स की वैल्यू देते हैं इधर, तो यहाँ आप ये स्टेप्स की वैल्यू देते हैं कि कितने स्टेप्स के ऊपर जो है आपका वो हो स्टेप्स, मिसाल स्टेप्स 1000 है, तो फिर वो आपके 1000 स्टेप्स के बाद जो है ना आपको दिखाएगा लॉस वगैरह, लॉस, एक्यूरेसी, F1 स्कोर। अगर आपका ईपॉक है यहाँ पे, तो अगर आपके 5 ईपॉक हैं तो आपके हर ईपॉक के एंड के ऊपर जो है ना ये नहीं होगा,
इसके अलावा मैंने इसका एक और पैरामीटर भी देखा है कि अगर आप ट्रेनिंग आपने लगाई हुई है और किसी वजह से ट्रेनिंग स्टॉप हो गई है, लाइक आपका इंटरनेट कनेक्शन चला गया है या आपकी मशीन बंद हो चुकी है, तो जितने भी चेक पॉइंट्स आपके सेव हुए हैं या जिस जिस पॉइंट पे आपकी ट्रेनिंग रुकी है, दोबारा उसी पॉइंट से आपकी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट होगी। इस ट्रेनर एपीआई में ये भी इसके पैरामीटर्स भी मौजूद। ये मेरा नेट नेट खराब है ना, मेरा नेट खराब है। अच्छा, क्या कह रहे थे आप जैन? सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ट्रेनर एपीआई है, इसमें एक पैरामीटर्स ये भी मैंने देखा है कि अगर आपकी ये ट्रेनिंग लगाई हुई है और वो किसी पॉइंट पे जाके स्टॉप हो गई है, लाइक आपका इंटरनेट चला गया है या आप कोई भी मसला हो गया है, तो आपने जितने भी चेक पॉइंट सेव किए हुए हैं या मतलब जिस भी पॉइंट पे आपने ट्रेनिंग सेव किया या जिस पॉइंट पे रुकी है ट्रेनिंग, और सेम एज़ इट इज़ उसी पॉइंट से दोबारा स्टार्ट होगी आपकी। और सही। जितना मॉडल सेव हो वो चुका है, वो नेक्स्ट उससे आगे बताइएगा भाई, मॉडल जो सेव वो होगा। जब वो आएगा ना सामने तो फिर आप बताइएगा उसका। हाँ अभी जी, जो हाँ है ज़रूर। सही है। तो ये हो गया। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो Launching a training inside a notebook will then display a progress bar. तो जब आप ट्रेनर डॉट ट्रेन करेंगे ना, जैसे आपने ये सारे पैरामीटर डिफाइन कर दिए हैं, तो आपको बकायदा ये इस तरह का एक बड़ा खूबसूरत सा टेबल नजर आएगा हर इपॉक के एंड पे। जैसे अब 3x3 इपॉक हो गई हैं, यानी पहली इपॉक के ऊपर ये, दूसरी इपॉक के ऊपर ये, तीसरी इपॉक के ऊपर ये, यानी कि ये सारे आपको इस तरीके से अच्छे से डिस्प्ले में आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये अब डिपेंड करता है कि आप ये जो डेफिनेशन है इसकी, ये कैसे करते हैं ना। जी बताएं क्या बात है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इस जगह पे ये जो मैट्रिक है ये इन्होंने बना के हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको लोड करवा लिया। ठीक है, अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहें तो आप इसको प्रिंट करा के देखें, मतलब क्या आ रहा है इसमें, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें हैं, डिक्शनरी है क्या है। तो ये मैट्रिक बना बनाया था, यानी कि डेटा सेट में हगिंग फेस वालों ने इसको डिफाइन करके रखा हुआ है। लेकिन अगर आपका अपना कोई टास्क है तो वो मैट्रिक आपको खुद से डिफाइन करना होगा। ठीक है, खुद से बनाना होगा डेटा सेट के हिसाब से, यानी उस डेटा सेट के ऊपर
कौन सा मैट्रिक जो है वो सूटेबल है, तो वो आपको डिफाइन करना होगा। जैसे कि हमारे पास एक, जैसे कोई क्लाइंट आता है वो कहता है कि जी आप इसके स्कोर कैसे हमें दिखाएंगे, F1 स्कोर कैसे दिखाएंगे, या इस तरह ये चीज़ें कैसे दिखाएंगे। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि अगर उसका कोई डेटा सेट है, जैसे कोई सीक्वेंस क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है, तो हमें उसके ऊपर वो मैट्रिक हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। और फिर उसका ये एक फंक्शन बनाना पड़ेगा इस तरह का, ठीक है। और फिर हमें उसको यहाँ लगाना पड़ेगा, इस फंक्शन को। तो फिर जो है हमें वो इस तरह की रीडिंग्स हमें वो दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रही हैं। तो इस तरह की रीडिंग्स जो है वो हमारा जो ट्रेनर डॉट ट्रेन है वो हमें फिर दिखाने लग जाएगा ट्रेनिंग के वक्त, ट्रेनिंग के दौरान, वरना जो है नहीं आएंगी, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली। इसको अब आप करने के लिए जो है बेसिकली इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा कि मैट्रिक जो है वो किस तरह, उसकी शक्ल कैसे दिखती है, मतलब वो किस तरह का बना हुआ है, और उसको हमें डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। और फिर उस मैट्रिक को यूज़ कैसे करना है, इधर कंप्यूट मैट्रिक फंक्शन बनाना है, उसके अंदर हमने उसको यूज़ कैसे करना है। फिर ये वाला जो फंक्शन बनाया है कंप्यूट मैट्रिक का, इसको हमने यहाँ डालना है, ठीक है। देन आपका जो है, और यहाँ पे स्ट्रेटजी कौन सी लगानी है, इपॉक लगानी है, स्टेप्स लगानी है, या कोई फिक्स नंबर जो है वो लगानी है। तो वो जो है आपका फिर उसके बाद आपका जो है इस तरह का सीन जो है वो बनेगा, ठीक है। वो आपका जो भी डिफाइन करेंगे, वो लॉस है, एक्यूरेसी है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर है, कुछ भी है, तो वो यहाँ आपका आने लग जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो मेरा ख्याल में आज के लिए यहीं इतना ही काफ़ी है, और कल हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। जैन कौन सी एग्जांपल्स है? तो ये जो है आपका ये नोटबुक हो गई, ये आपका टोकनाइजर फंक्शन, और ये डाटा कोलेटर डिफाइन हो गया, ठीक है। और ये आपका जो है मैप के ज़रिए आपने सारे डाटा के ऊपर इसको अप्लाई कर दिया, टोकनाइज डाटा सेट बन गया। और ये आपका डाटा कोलेटर जो है ना, ये डिफाइन हो गया, इसके अंदर भी टोकनाइज़र आता है ये, ठीक है। अब इस डाटा कोलेटर का जो कमाल है वो ये है कि आपके बैचेस को ये डायनामिक पैडिंग उसमें लेके आता है। तो अब ये आप ट्रेनर आर्गुमेंट्स जो है वो ले रहे हैं। तो ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स में जो सबसे बेसिक आर्गुमेंट है वो आपका है पाथ, ठीक है, पाथ। तो यहाँ जो है अगर आप इसको रन करेंगे तो ये पाथ यहाँ पे आ जाएगा इधर, ठीक है। अभी जब ये रन होगा तो फिर आएगा, अभी तो सिर्फ एक वो डिफाइन हुआ है। ये आपका मॉडल डाउनलोड हो गया, बर्ट बेस केस। और अब आपका ये ट्रेनिंग आर्ग्स आ गए, ट्रेनिंग आर्ग्स, ठीक है। और ये आपका ट्रेनर का फंक्शन डिफाइन हो गया, ये ट्रेनर का ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे जब ट्रेनर डॉट ट्रेन करेंगे ना, तो फिर ये स्टार्ट होगा, और यहाँ पे ये वाला बन जाएगा, ये वाला फोल्डर, ठीक है। अब हम यहाँ रन करेंगे तो ये वाला फोल्डर बनेगा, और हर इपॉक के ऊपर जो है वो सेव होना शुरू हो जाएंगे स्टेप्स, क्योंकि हमारे पास चेक पॉइंट डिफ़ॉल्ट भी उसके वो इपॉक है, डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी जो है, ये तो काफ़ी टाइम ले रहा है। आई थिंक डाटा ठीक ठाक डाटा है सर जी इसमें। ये देखें फोल्डर बन गया, ठीक है, ये फोल्डर बन गया, ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो अब आप इसको ना रन करके आएंगे। सर इसमें एक असाइनमेंट में एक चीज ऐड कर दें कि ये यहाँ पे स्टेप्स और ट्रेनिंग लॉस दिखा रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग लॉस के साथ ना ये वैलिडेशन लॉस भी दिखाए।
वैलिडेशन लॉस दिखाया है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक सही। चीज ऐड कर दे असाइनमेंट। सही हो गया, सही हो गया। वैलिडेशन लॉस भी दिखाए। ये ये तो बड़ी मुश्किल असाइनमेंट आ गई है भाई। ये तो सिर्फ एक पैरामीटर है सर इसमें, सिर्फ एक पैरामीटर। एक पैरामीटर है। बिल्कुल सिर्फ एक लाइन, एक पैरामीटर जो है वो इधर लगेगा, इधर इधर ऊपर ऊपर करें जरा। इधर इधर यहाँ लगेगा। यहाँ लगेगा इसमें, जैसे ये ट्रेनिंग ऑर्ग्स लिखे हुए हैं ना, आई थिंक वो हाँ ट्रेनिंग हाँ। ऑर्ग्स में एक पैरामीटर लगेगा जिससे ये आ जाएगा ट्रेनिंग हाँ जी। अब वैलिडेशन लॉस। आपने करना ये है, आपको हिंट दे देते हैं। हिंट ये है कि आपने हगिंग फेस के ऊपर ट्रेनर का आपने फंक्शन ढूंढना है। ठीक है। ट्रेनर की जो क्लास है ना, ये ढूंढनी है। उस ट्रेनर क्लास के अंदर बहुत सारे आर्गुमेंट्स होंगे। उन आर्गुमेंट्स में से आपने एक ऐसा आर्गुमेंट ढूंढना है कि यहाँ पे ट्रेनिंग लॉस दिखा रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे वैलिडेशन लॉस का एक हेडिंग आए और वो भी हमें यहाँ पे दिखाए। ठीक है। तो यहाँ पे एक इसका एक पैरामीटर होगा जो आपने आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ पे वैलिडेशन लॉस भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये ज़रा इसको आपने देखना है। अच्छा, ये ट्रेनिंग काफ़ी लंबी है इसकी, तो हम इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही जाने देते हैं। तो ये सारा बेसिकली इसको आप रन करके आए हैं, और इसमें एक चीज़ और देख के आनी है आपने। आप जरा इसको प्रिंट करा के देखेंगे कि ये यहाँ पे इसकी पहली पांच पांच वैल्यूज ना प्रिंट कराएंगे यहाँ पे। यानी कि ये तो आपको शेप दे रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करा के दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको इसमें। ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ आपने ये देख के आनी है कि ये x-1 क्यों लगाया है इधर, क्या है, इसकी क्या वजह है। ठीक है। इसका आंसर जो है ना, ये इसका y we use axis is equal to -1 here। ठीक है। सर वो वैल्यूज का बता दें, किसकी वैल्यूज आप कह रहे हैं? इसकी print and observe first 5 values of ओ, ये क्या हुआ। यहाँ पे ये और आपने यहाँ पे चले, ठीक हो गया।